शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर। अगर आपने ऑलरेडी इस सीरीज के एपिसोड पे एपिसोड रिकैप्स को देखा है तो ये वाला वीडियो स्किप कर देना। अगर चैनल पर नए हो, ये सारी स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 1 एपिसोड 1। पिछले सीजन के एंडिंग में हमने देखा कि सियारा ने प्रोफेसर के हाइडआउट को ढूंढ लिया, स्टॉर्म वाटर टैंक। सियारा प्रोफेसर से सारी इंफॉर्मेशन निकलवाकर उसे टेररिस्ट घोषित करना चाहती थी ताकि वो कभी जेल से बाहर ना आ पाए। बंदूक की नोक पर सियारा ने प्रोफेसर को जंजीरों से बांध दिया। देख के लग रहा था कि प्रोफेसर का फाइनली गेम ओवर हो गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन अपने बेटे रफायल से मिलने गया था। रफायल एक कंप्यूटर जीनियस है। बर्लिन ने इसे अच्छा खासा एजुकेशन तो दे दिया, बट दोनों की आपस में जरा भी नहीं बनती। रफायल को बर्लिन जैसी क्रिमिनल लाइफ नहीं चाहिए थी। वो अपनी 9 to 5 जॉब वाली जिंदगी में एकदम खुश था। बट जल्दी रफायल समझ गया कि बर्लिन यहाँ पर उसे अपने साथ हाइस्ट पर ले जाने आया था। बर्लिन ने रफायल को हाई एजुकेशन देकर उस पर एहसान किया है ताकि वह बाद में इसके काम आ सके। बर्लिन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड टाटियाना के साथ आया था। रफायल तो भाई अपने बाप से भी एक कदम आगे निकला। ये भाई साहब बर्लिन के सामने ही टाटियाना पर लाइन मारने लगे। बर्लिन के भड़काने के बाद इसने ये तक कह दिया कि टाटियाना अगर उसके पापा की गर्लफ्रेंड नहीं होती तो यप, कमाल की फैमिली है। एक और फ्लैशबैक सीन में प्रोफेसर रकेल को बता रहे थे कि मामला कंट्रोल से छूटने के बाद चांसेस है कि कर्नल आर्मी की मदद लेगा। एक बार आर्मी इन्वॉल्व हो गई तो इनका बैंक से सुरक्षित बच के बाहर निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आर्मी के इन्वॉल्व होते ही सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी सोना नहीं बल्कि वहां से बच के बाहर निकलना होगी। रकेल ने बैंक में एंटर करते ही सबको यही बात समझा दी कि सोना पिघलाना छोड़ो और जितना माल बना है उसको लेकर यहाँ से बाहर निकलो। बाकी सबको तो प्लान में इस नए चेंज से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट बगोटा को लगता है कि लास्ट मोमेंट वाले चेंजेस सबकी जान खतरे में डाल सकते हैं। बट ऑर्डर प्रोफेसर से आया था तो क्या कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी प्रोफेसर का शक बिल्कुल सही था। कर्नल आर्मी बुलाकर बैंक पर हमला करना चाहते हैं, बट जहां पुलिस वाले हॉस्टेजेस को मासूम इंसानों की नजर से देखते हैं वहीं आर्मी के लिए वो बस कैजुअलिटीज हैं। आर्मी वाले बिना सोचे समझे इन पर गोलियां बरसाने लग जाएंगे। अगर इस बीच कुछ हॉस्टेजेस मर भी गए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए प्रोफेसर आर्मी के घुसने से पहले ही सबको बाहर निकलना चाहते हैं। रकेल ने एक्सट्रैक्शन प्लान को एक्टिवेट करके प्रोफेसर को कांटेक्ट किया जो यहाँ जंजीरों से बंधा था। सियारा ने फिलहाल तो रकेल को इग्नोर कर दिया क्योंकि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोफेसर से इन्फॉर्मेशन उगलवाना थी। प्रोफेसर को मामले की सीरियसनेस समझाने सियारा ने उसके पैर पर गोली मार दी। गोली खाते ही प्रोफेसर ने सियारा को बताया कि ये लोग गोल्ड को पिघलाकर उसके छोटे छोटे पीसेस बनाकर शहर के सीवर सिस्टम से बाहर निकालने वाले हैं। सोना सीवर में खड़ी पुलिस के कदमों के नीचे से कीचड़ में मिलकर बाहर जाएगा और किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। बट सियारा को प्रोफेसर की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। इसने प्रोफेसर को और टॉर्चर करने उसे पानी पर उल्टा लटका दिया। प्रोफेसर से लगातार हारने के बाद तंग आकर कर्नल ने जनरल सेगास्टा को कॉल किया। सेगास्टा जनरली तो बस इंटरनेशनल मिशन पर जाता था, बट इस बार कर्नल की खातिर वो डोमेस्टिक मिशन पर जाने के लिए भी मान गए। बस एक शर्त है, बैंक में घुसने सेगास्टा खुद अपनी टीम चूज करेगा। सेगास्टा की बातें सुनकर लग रहा था कि इसे अंदर मौजूद हॉस्टेजेस की जानों से कोई लेना देना नहीं। अगर मिशन पूरा होने के बाद 30% हॉस्टेज भी बच गए तो भी इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ये देखकर एंजल कर्नल पर बरस पड़ा कि उन्होंने अब सारी हदें पार कर दी। सेगास्टा की टीम को अंदर भेजकर कर्नल लूटमारी से कई बड़ा इलीगल काम करने वाले थे, पर फिर कर्नल ने एंजल को रकेल का सिंपल बुलाकर सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। अगर एंजल ने और इनके काम में टांग लड़ाया तो प्रोफेसर से पहले कर्नल इसे जेल भिजवा देंगे। एंजल के पास ऑर्डर मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। उधर बैंक में मस्त रिलैक्स होकर बबल बात लेते वक्त रकेल और टोक्यो के बीच भी बॉन्डिंग बढ़ने लगी। टोक्यो ने इसे बताया कि हाइस्ट के हाई एड्रेनलिन वाले माहौल में क्रिमिनल्स के बीच का प्यार जबरदस्त जोर पकड़ता है। यही टोक्यो ने रकेल को उसके एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी सुनाई, टोक्यो की लाइफ का सच्चा प्यार। ये वही है जो सीजन 1 के स्टार्टिंग में मारा गया था। तब हमने इसकी शक्ल नहीं देखी, बट अब ये दिखा रहे हैं। इसी के मरने के बाद प्रोफेसर ने टोक्यो को हायर किया था। यहाँ पर डेनवर और मोनिका के बीच आर्टुरो को लेकर झगड़े चले थे। डेनवर को लगता है कि मोनिका शायद अब भी आर्टुरो को चाहती है। ये मामला अगले एपिसोड में जबरदस्त धमाका करेगा। ओके, कर्नल की टीम मार्सियल के हेलीकॉप्टर को ट्रैक करते हुए इस रिमोट खेत की लोकेशन पर पहुंच गए। प्रोफेसर को अच्छे से पता था कि रकेल को वापस बैंक पहुंचाते ही सारी पुलिस मार्सियल के पीछे पड़ जाएगी। इतने बड़े हेलीकॉप्टर को हवा में से तो गायब नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर ने बेंजामिन की मदद से मार्सियल को जमीन से गायब करने का प्लान बनाया। बेंजामिन और उसका पार्टनर इस खेत में फार्मर्स का भेस लिए खड़े थे ताकि वे पुलिस को फंसाकर दूसरे रास्ते भेज सके। पुलिस के आते ही बेंजामिन ने बिल्कुल वैसे ही किया और पुलिस को बताया कि लैंड होते ही इस हेलीकॉप्टर का पायलट रेड कलर की फ्यूनरल कार में बैठकर भागा है।
कर्नल पिछले सीजन से इस गाड़ी की तलाश में थे, तो इनका ध्यान भटकाना इतना मुश्किल काम नहीं था। परफेक्ट मैजिक ट्रिक। पुलिस को रेड कार के पीछे लगाकर बेंजामिन और मार्शियल बड़े आराम से वहां से भाग गए। रेड कार को रोकने के बाद पुलिस को पता चला कि उस गाड़ी के ड्राइवर को किसी ने बम पहनाकर उससे जबरदस्ती ये काम करवाया है। बाय द वे, ये बंदा पिछले सीजन वाले डुप्लीकेट रकेल का पति है, मास्टर स्ट्रोक बाय प्रोफेसर। प्रोफेसर ने फिर से कर्नल को चूना लगा दिया। एंजल को यह देखकर बड़े मजे आ रहे थे। सियारा समझ गई कि प्रोफेसर मर जाएगा, बट कभी अपनी टीम को धोखा नहीं देने वाला। जब रकेल ने प्रोफेसर को दोबारा कांटेक्ट किया, तब सियारा ने सबके साथ माइंड गेम खेलने की सोची। प्रोफेसर ने रकेल को बताया कि उसका गेम ओवर हो गया। सियारा ने इसके सीक्रेट हाइडआउट को ढूंढ लिया। प्रोफेसर ऑलरेडी रकेल को बता चुके थे कि पुलिस को स्टॉर्म वाटर टैंक की लोकेशन मिलते ही इनका प्लान ए बुरी तरह से फेल हो जाएगा, और इस सिचुएशन से निकलने प्रोफेसर के पास कोई प्लान भी नहीं था। तो प्रोफेसर ने इमोशनल होकर बड़े आराम से एक एक करके सबसे माफी मांग ली। तभी सबने देखा कि मिलिट्री तेजी से बैंक के अंदर घुसने की तैयारी में थी, और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2। प्लान है कि बुरी तरह से फेल होते ही रकेल, टोकी और मोनिका सफेद झंडी लेकर सरेंडर करने चले गए। पहले तो कर्नल इन तीनों को मारने का ऑर्डर देने वाला था, बट एंजल ने इसे समझाया कि ऐसा करना पुलिस को विलन बना देगा और उन चोरों को पब्लिक की नजरों में हीरो। फर्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट टाइम एंजल का कहा मानकर कर्नल साहब रकेल से बातचीत करने चले गए। रकेल ने कर्नल को दिखाया कि गांडिया को अर्जेंटली सर्जरी की जरूरत है। अगर कर्नल आर्मी को पीछे हटा देंगे तो ये लोग गांडिया को उसके हवाले कर देंगे। इनके बीच चले इस निगोशिएशन के दौरान रकेल ने नोटिस किया कि कर्नल ने एक बार भी प्रोफेसर का नाम नहीं लिया। अगर प्रोफेसर को पुलिस ने पकड़ लिया तो कर्नल साहब अभी तक इतने टेंशन में क्यों दिख रहे हैं। रकेल फौरन समझ गई कि शायद सियारा पुलिस से हटकर अकेले काम कर रही है। इस थियरी को टेस्ट करने रकेल ने कर्नल से पूछा कि कुछ भी डिसाइड करने से पहले ये एक बार प्रोफेसर से बात करना चाहते हैं, और कर्नल मान गए। ये देखकर रकेल को पूरा यकीन हो गया कि सियारा वाकई में अकेले काम कर रही है। बाहर आर्मी को देखकर हॉस्टेजेस में खड़े गवर्नर समझ गए कि मामला अब बहुत सीरियस हो गया। इस चोरी को नेशनल सिक्योरिटी का इशू बनाकर कर्नल आर्मी को ले आया, मतलब चोरों के साथ साथ अब हॉस्टेजेस की जान को भी खतरा है। यह सुनते ही आर्टुरो ने फिर से हीरो बनने की प्लानिंग शुरू कर दी। बाहर जब यह सब चला था तब गांडिया ने उंगली करके बगोटा को पारा चढ़ा दिया। बगोटा अभी तक नायरोबी की मौत को लेकर गुस्से में था। सबके मना करने के बावजूद भी गांडिया की बातें सुनकर बगोटा उसे कूटने लग गया। तो प्रोफेसर अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, मतलब प्लान अभी पूरी तरह से फेल नहीं हुआ। यह सोचकर रकेल ने कर्नल के साथ डील कर दी, गांडिया के बदले सीज फायर। पर अंदर जाते इन्होंने देखा कि बगोटा गांडिया को मारने ही वाला था। टोक्यो ने किसी तरह बगोटा को शांत कर दिया, पर फिर गांडिया टोक्यो को छेड़ने लग गया, तो अब टोक्यो उसे कूटने लगी। मार खाने में बड़े मजे आते हैं इसे। सबने मिलकर किसी तरह टोक्यो को भी शांत कर दिया। बाहर आर्मी को देखकर गवर्नर और आर्टुरो ने कहीं सेफ जगह जाकर छुपने का प्लान बनाया, बट आर्टुरो को तो हीरो बनना था। तो जब सारे गांडिया की मैटर को सॉल्व करने में लगे थे, तब आर्टुरो ने कुछ हॉस्टेजेस के साथ मिलकर इन पर हमला कर दिया। आर्टुरो के ओपन फायर में डेनवर और कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। यह देखकर डेनवर गुस्से में आर्टुरो के पीछे भाग गया। आर्टुरो की गैंग डेनवर और बाकी सबसे लड़ते हुए लोडिंग बे में जाकर छुप गई। अनफॉर्चुनेटली यहीं पर प्रोफेसर की टीम ने सारे हथियार रखे थे, मतलब आर्टुरो ने एक्सीडेंटली इनके सारे हथियारों पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे डेनवर और बाकी सबका एम्यूनिशन खत्म होने लगा। ये देखकर टोक्यो रियो के साथ ऊपर से और ज्यादा हथियार लाने गई। पिछले सीजन में इसने हथियारों से भरी छुपी हुई तिजोरी देख ली थी। तिजोरी से हथियार उठाकर टोक्यो और रियो आर्टुरो से निपटने चले गए। कर्नल चाहते थे कि सगास्टा उसकी सरफिरी टीम को छोड़कर आर्मी के ट्रेंड ऑफिसर के साथ काम करे, पर सगास्टा उसकी टीम के बिना कहीं नहीं जाने वाला। सगास्टा बैंक पर कब्जा करने किसी भी हद तक जा सकता था। इसकी बातें सुनकर स्वारन ने कर्नल को याद दिलाया कि अंदर अभी भी ढेर सारे मासूम हॉस्टेजेस मौजूद हैं। अगर सगास्टा की टीम अंदर गई तो वो बेझिझक होकर रास्ते में आने वाले हॉस्टेजेस को भी मार देंगे। बट कर्नल को किसी भी कीमत पर बैंक पर कब्जा करना था। स्वारथ के समझाने के बावजूद भी कर्नल ने सगास्टा को अंदर जाने की परमिशन दे दी। हेलीकॉप्टर को लैंड करके मार्शियल और बेंजामिन प्रोफेसर से मिलने चले गए। बाहर सीसीटीवी में इन दोनों को देखकर प्रोफेसर ने सियारा का ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर सियारा ने इसका पैतरा फौरन पकड़ लिया। प्रोफेसर चिल्ला कर मार्शियल को वार्निंग देने लगा कि तभी सियारा ने पास रखी बेहोशी की दवा से प्रोफेसर को सुला दिया। प्रोफेसर को मस्त बेड पर लिटाकर सियारा ने मार्शियल को अपने जाल में फंसाया और इसे भी बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उस वक्त बेंजामिन हल्का होने गया था। बेंजामिन के टॉयलेट से बाहर आते ही सियारा ने उसे भी बांध दिया। रकेल जानती थी कि आर्मी के अंदर आने से पहले इन्हें गांडिया को छोड़ना होगा,
बट अगर गांडिया ने बाहर जाकर उन्हें अंदर हॉस्टेज के साथ चले सिविल वॉर के बारे में बताया तो आर्मी मौके का फायदा उठाने अंदर आ जाएगी। तो भगोटा ने गांडिया की छाती पर स्मोक ग्रेनेड चिपकाकर उसे बाहर भेज दिया ताकि बाहर पहुंचते ही गांडिया बिना कोई इन्फॉर्मेशन लीक किए बेहोश हो जाए। लकीली इनका प्लान काम कर गया और आर्मी बेहोश पड़े गांडिया को लेकर वापस चली गई। इतने सारे हथियारों को देखकर आर्टुरो पगला गया था। ये कभी डेनवर पर बम फेंक रहा था तो कभी फ्लेम थ्रोअर से आग बरसा रहा था। गवर्नर ये देखकर समझ गया था कि आर्टुरो ये सब डेनवर से पर्सनल बदला निकालने के लिए कर रहा है, इसे कोई हीरो नहीं बनना। डेनवर को बाहर निकालने आर्टुरो उसे मोनिका और बच्चे को लेकर चिढ़ाने लग गया ताकि गुस्से में होश होकर डेनवर आर्टुरो के सामने आ जाए। एज एक्सपेक्टेड डेनवर ने बिल्कुल ऐसा ही किया, बट एन मोमेंट पर मनीला ने उसे बचा लिया और समझाया कि भाई दिमाग को ठंडा रख, टोक्यो रियो हथियार लेकर आते ही होंगे। ये सुनते ही आर्टुरो फोकलिफ्ट से काम चलाऊ टैंक बनाकर बाहर आ गया। मोनिका जानती थी कि अगर इसने समय रहते आर्टुरो को नहीं रोका तो डेनवर गुस्से में कंट्रोल खोकर आर्टुरो के जाल में फंस जाएगा। तो मोनिका आर्टुरो को रोकने एयर डक्ट के रास्ते निकल गई। आर्टुरो का काम चलाऊ टैंक सब पर भारी पड़ने लगा था कि तभी मोनिका एयर डक्ट से होते हुए आर्टुरो के पीछे उतर गई और उस पर बंदूक तान दी। ये देखकर आर्टुरो मोनिका का ध्यान भटकाने उसे झूठे वादे करने लग गया कि अगर इसने आर्टुरो को मार दिया तो उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा। वैसे भी डेनवर के यहाँ से जिंदा बच के बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम है। तो अब आर्टुरो ही मोनिका के बेबी का प्लान बी है। आर्टुरो एक्चुअली में मोनिका का ध्यान भटकाकर उसे मारने वाला था। आर्टुरो की चाल का पता चलते ही मोनिका ने उसे शूट कर दिया और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 गुस्से में आर्टुरो को शूट करने के बाद अकल ठिकाने आते ही मोनिका उसे बचाने में जुट गई। देख के लग रहा था कि अब काफी देर हो गई, पर फिर सब ने साथ मिलकर मोनिका की मदद की और किसी तरह आर्टुरो की पल्स वापस आ गई। मोनिका आर्टुरो को जल्द से जल्द हॉस्पिटल भिजवाना चाहती थी, बट पलेर्मो को डर है कि अगर आर्टुरो ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया तो पुलिस इन सब पर मर्डरर्स का टैग लगा देगी। एक बार यह साबित हो गया कि ये लोग अंदर हॉस्टेजेस को मार रहे हैं तो कर्नल बिना टाइम वेस्ट किए आर्मी को अंदर भेज देगा। बट पलेर्मो के मना करने के बावजूद भी रकेल ने गवर्नर और कुछ हॉस्टेजेस के साथ आर्टुरो को बाहर भेज दिया। धीरे धीरे मोनिका को रियलाइज होने लगा कि शायद उसने आर्टुरो को मारकर वाकई में उसके बच्चे की जिंदगी खराब कर दी। पर मनीला इसे समझा रही थी कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, वो कमीना इतने जल्दी नहीं मरने वाला। फिर फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बर्लिन ने उसके बेटे को मार्सियल और बोगोटा से मिलाया। ये यहाँ पर टाटियाना के साथ मिलकर म्यूजियम से वाइकिंग गोल्ड चुराने की प्लानिंग कर रहे थे। टाटियाना जिस कासल में कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी वहीं पर सिक्योरिटी रूम भी था, तो ये लोग अंदर घुसकर चुपके से वाइकिंग गोल्ड को इस ब्रास रेप्लिका से रिप्लेस कर देंगे और किसी को महीनों तक पता नहीं चलेगा कि म्यूजियम का असली सोना चोरी हो गया। बट राफेल का मानना था कि म्यूजियम से एंटीक पीसेस चुराकर बर्लिन आर्ट की इंसल्ट कर रहा है। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। सियारा न्यूज लगाकर प्रोफेसर को बता रही थी कि उसकी टीम ने एक हॉस्टेज को शूट कर दिया और फिर पैनिक होकर गवर्नर को रिलीज कर दिया। सियारा को लगता है कि प्रोफेसर का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो गया, आर्मी किसी भी वक्त अंदर घुसकर सबको मार देगी। बाहर आते ही गवर्नर ने कर्नल को सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। इसने कर्नल को साफ साफ बता दिया कि आर्टुरो के साथ जो भी हुआ है वो उसी की गलती है। प्रोफेसर की गैंग तो बस सेल्फ डिफेंस में शूट कर रही थी, बट कर्नल के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो चाहता है कि आर्टुरो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दे ताकि कर्नल गैंग को मर्डरर्स घोषित करके आर्मी को अंदर भेज सके। कर्नल की ये बातें सुनकर गवर्नर को भी काफी हैरानी हुई। कर्नल ने फौरन इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर प्रोफेसर की गैंग को किडनैपर्स और पोटेंशियल मर्डरर्स घोषित कर दिया ताकि वो आर्मी को अंदर भेज सके। इतना ही नहीं, सियारा से बदला लेने कर्नल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे गद्दार घोषित कर दिया, ये बोलकर कि उन्हें सबूत मिले हैं कि सियारा पहले से ही प्रोफेसर के साथ मिली हुई थी। सियारा ने ही सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर को लीक की थी। लाइव न्यूज पर अपने करियर की धज्जियां उड़ते देख सियारा के चेहरे पर 12 बज गए। प्रोफेसर इज बैक इन द गेम बेबी। अब चाहे वो कुछ भी कर ले, प्रोफेसर को पुलिस के हवाले करके नहीं बच सकती, क्योंकि अथॉरिटीज की कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाले कि उन्होंने सियारा को फंसाने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे सबूत दिखाए। प्रोफेसर मौके का फायदा उठाकर सियारा के साथ माइंड गेम्स खेलने लग गया कि तभी सियारा का वाटर ब्रेक हुआ और यहाँ सबसे पॉपुलर और शायद सबसे ऑब्वियस फैन थ्योरी सही साबित हुई। प्रोफेसर सियारा की डिलीवरी में मदद करके उसका भरोसा जीत लेगा, बट सियारा इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो प्रोफेसर की मदद के बिना ही अकेले बच्चे को जन्म देना चाहती है, ओल्ड स्कूल स्टाइल में। फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि मनीला अपने पापा बेंजामिन को बताए बिना ही हाइस्ट का हिस्सा बनने आई थी।
बट मॉस्को बेंजामिन के परमिशन के बिना मनीला को हाइस में नहीं शामिल करना चाहता। बेंजामिन उस वक्त जेल में था, तो मॉस्को और डेनवर आधी रात को उठकर उसे कॉल करने चले गए। बेंजामिन का मानना था कि जिंदगी भर ट्रांस की लाइफ जीने के बाद यूलिया एके मनीला पहली बार इतनी खुश थी। अगर वो हाइस में पकड़ी जाती है तो जेल में जाते ही उसकी लाइफ फिर से नरक बन जाएगी। पर डेनवर ने उससे वादा किया कि वो आखिरी सांस तक मनीला की रक्षा करेगा, और फिर बेंजामिन मान गया। कर्नल की आर्मी में अब गांडिया भी वापस आ गया। काफी जल्दी रिकवर हो गया ये। एनीवेज, आर्मी बैंक ऑफ स्पेन के छत को उड़ाकर अंदर घुसने की प्लानिंग में थे कि तभी एंजल ने इन्हें फिर से टोक दिया कि ये लोग स्पेन की इतनी पुरानी आइकॉनिक बिल्डिंग को बम से नहीं उड़ा सकते। बट कर्नल को हिस्टोरिक बिल्डिंग बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे किसी भी कीमत पर बैंक के अंदर घुसना है, चाहे उसमें सारी बैंक ही क्यों ना तबाह हो जाए। पलेर में सबको जमा करके आर्मी से लड़ने की तैयारी में लग गया। टोक्यो और रियो समझ गए कि शायद ये इनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को सेकंड फर्स्ट किस किया, क्योंकि रियो को लास्ट किस नहीं करना था। टोक्यो सही बोल रही थी। हाइस्ट के माहौल में प्यार बढ़ने लगता है। फिर गैंग को पता चला कि आर्मी बैंक के छत पर धमाका करके अंदर घुसने वाली है। बगोटा ने नीचे जाकर तेजी से सोना पिघलाने का ऑर्डर दिया और फिर सारे आर्मी के साथ लड़ने पोजीशन में आ गए। सियारा की कंडीशन देखकर प्रोफेसर समझ गए कि ये अपने दम पर बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, किसी को हाथ से बच्चा बाहर निकालना होगा। सियारा के पास अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सियारा ने प्रोफेसर मार्सियन और बेंजामिन को आजाद कर दिया और फिर सब ने साथ मिलकर सियारा की डिलीवरी की। तो दुग्गल साहब आज डिलीवरी सर्जन हैं। सियारा के न्यूबॉर्न बेबी को हाथ में लेकर प्रोफेसर काफी खुश थे कि तभी न्यूज पर सबने देखा कि आर्मी ने बैंक के छत पर धमाका कर दिया। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4, सेगेस्टा की टीम छत पर बड़ा सा होल बनाकर बैंक के अंदर घुस गई। धमाके में हेलसिंकी का पैर 2 टन मलबे के अंदर दब गया। पलेर्मो ने हेलसिंकी को कांटेक्ट करके फौरन वहां से निकलने को कहा, बट हेलसिंकी कहीं जाने की हालत में नहीं था। ब्लास्ट की न्यूज को देखकर प्रोफेसर ने फौरन अपनी टीम को कांटेक्ट किया। प्रोफेसर ने पलेर्मो और रकेल को इंस्ट्रक्शन दिए कि सारे मिलकर हेलसिंकी को बचाने चले जाओ। अगर इन्होंने गलती से भी बाहर कदम रखा तो स्नाइपर्स का शिकार बन जाएंगे। प्रोफेसर एक तीर में 2 निशाने लगाने की प्लानिंग में था। फ्लैशबैक टाइम। बर्लिन के बनाए फुल प्रूफ प्लान को फॉलो करते हुए सारे कासल से वाइकिंग्स का सोना चुराने चले गए। ये राफेल को पियानो ट्यूनर बनाकर सिक्योरिटी गार्ड्स के एक्सेस कार्ड्स कॉपी कर लेंगे। बाकी सब तो एकदम ठीक था, बस इस म्यूजियम के मेन दरवाजे के सिक्योरिटी को छोड़कर। लकीली बर्लिन ने इसकी कमजोरी भी ढूंढ ली थी। इस सिक्योरिटी गार्ड के पापा को कुछ याद नहीं रहता, तो बर्लिन मार्सियल की मदद से इसके पापा को टक्सीडो पहनाकर कॉन्सर्ट में ले आया। कॉन्सर्ट में अपने पापा को भटकता हुआ देख वो सिक्योरिटी गार्ड बैकअप बुलाकर उन्हें लेने चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर बर्लिन और राफेल म्यूजियम के अंदर घुस गए। यहाँ राफेल ने अपने हैकिंग स्किल्स दिखाकर सारे लॉकर्स खोल दिए। फिर ये दोनों बाप बेटे समय रहते असली सोने को रेप्लिकास के साथ बदलकर बाहर निकल आए। पहली बार हाइस का इंटेंस प्रेशर और एड्रेनलिन रश फील करके राफेल काफी एक्साइटेड था, पर फिर बर्लिन ने उस सोने से भरे सूटकेस को खिड़की से बाहर पानी में फेंक दिया, राफेल को यह याद दिलाते हुए कि उसके अंदर भी एक चोर का खून दौड़ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम अच्छा इंसान बनने के चक्कर में अपनी असलियत मत भूल जाना। पहले राफेल को लगा कि बर्लिन ने यह चोरी बस उसे सबक सिखाने रची थी, पर जल्दी यह समझ गया कि बर्लिन 12 किलो सोने को वेस्ट नहीं करने वाला। कुछ देर बाद ही बगोटा डाइविंग सूट पहनकर सोने से भरी सूटकेस को इनके बोट पर ले आया। इतनी परफेक्ट चोरी देखकर राफेल काफी हैरान था। यह सही तरीका है मरे हुए कैरेक्टर को वापस लाने का। फ्लैशबैक सीन्स। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। पलेर्मो ने रॉकेट लॉन्चर से सेगेस्टा की टीम पर हमला कर दिया ताकि समय रहते ये लोग हेलसिंकी को यहां से निकाल सके। हेलसिंकी की कंडीशन देखकर सारे समझ गए कि ये काम इतना आसान नहीं होने वाला। हेलसिंकी और बगोटा चाहते हैं कि उसका पैर काटकर हेलसिंकी को इस मार्बल स्टैचू के नीचे से निकालें, बट पलेर्मो ने इस बात से साफ मना कर दिया। इन्हें अब इस 2 टन के मार्बल स्टैचू को उठाने किसी लीवर की जरूरत थी। तभी रियो का ध्यान पास वाली बीम पर गया जो इस काम के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। प्रोफेसर यह सोचकर हैरान था कि रकेल ने आखिर गवर्नर को क्यों छोड़ दिया। बाहर भेजने से पहले रकेल ने गवर्नर की हथकड़ियों में माइक छुपा दिया था। एविडेंस बॉक्स में पड़ी उन हथकड़ियों ने कर्नल की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी कि कैसे कर्नल आर्टुरो के साथ हुए हादसे की मदद से प्रोफेसर की टीम को मर्डरर्स घोषित करना चाहता है और इसे बैंक में कैद हॉस्टेजेस की जान से कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर ने फौरन बेंजामिन को बोलकर उसके पाकिस्तानी हैकर्स को काम पर लगा दिया और मार्सियल को सियारा के बच्चे के लिए इसेंशियल्स खरीदने बाहर भेज दिया। इसने सबकी सेफ्टी के लिए सियारा के गन से मैगजीन भी निकलवा ली। प्रोफेसर एक टाइम पर 2 इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल कर रहे थे, वो भी एकदम ठंडे दिमाग से। पलेर्मो और रकेल ने स्मोक ग्रेनेड्स की मदद से सेगेस्टा की टीम का ध्यान भटकाए रखा।
ताकि डिस्ट्रैक्शन की मदद से रियो और बगोटा उस बीम को निकाल लाए। इनका प्लान काम कर गया और इस बीम को लीवर बनाकर सबने हेलसिंकी को मलबे से बाहर निकाला। टोक्यो, डेनवर और मनीला प्रोफेसर के कहने के मुताबिक हॉस्टेज को लेकर छत पर चले गए ताकि बाहर बैठे स्नाइपर्स का ध्यान भटकाकर ये तीनों छत से अंदर आ जाएं। छत पर पहुंचने के कुछ देर बाद ही मनीला को पैनिक अटैक्स आने लगे। इससे पहले ये बस छोटी मोटी चोरियां किया करती थी, अब तो इसके पीछे सारी आर्मी पड़ गई। मनीला को डर है कि शायद वो इस सिचुएशन से जिंदा बाहर नहीं आने वाली है, इसलिए उसने समय रहते डेनवर को अपने दिल की बात बताई कि मनीला डेनवर से प्यार करती है। प्रोफेसर के बताए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए मटियास ने हवा में फेक फायर किया ताकि छत पर हॉस्टेजेस की हड़बड़ मच जाए। एंजल ने कर्नल को समझाया कि वो खुलेआम मीडिया के सामने हॉस्टेजेस पर फायर नहीं कर सकते, मतलब इन्हीं हॉस्टेजेस की आड़ में टोक्यो, डेनवर और मनीला होल से अंदर जाएंगे। कर्नल मेन दरवाजे से सोरेस की टीम को भेजने की तैयारी में थे कि तभी उसे प्रोफेसर का कॉल आया। प्रोफेसर ने इसे बताया कि इनके पास कर्नल की रिकॉर्डिंग और इस बात के पक्के सबूत हैं कि कर्नल ने झूठे सबूत जमा करके सियारा को फंसाया है। अगर कर्नल ने मेन डोर से सेकंड टीम भेजी तो प्रोफेसर कर्नल की पोल खोल देगा। ना चाहते हुए भी कर्नल को सोरेस की टीम रोकनी पड़ी। मनीला को किसी तरह शांत करके टोक्यो और डेनवर उसके साथ होल से नीचे चले गए। प्रोफेसर की गैंग ने सगास्टा की टीम को अब चारों तरफ से घेर लिया। जल्दी सगास्टा को यह भी पता चल गया कि इन्हें बैकअप देने वाली कर्नल की सेकंड टीम नहीं आने वाली। प्रोफेसर की परफेक्ट प्लानिंग। पर सगास्टा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। इन्हें इस बैंक के बारे में एक ऐसा सीक्रेट पता था जो इवन प्रोफेसर भी नहीं जानते। बैंक में मौजूद म्यूजियम में लगा सीक्रेट लॉकिंग मैकेनिज्म जो गांडिया के फिंगरप्रिंट की मदद से चलता है। सगास्टा ने प्रोफेसर की आधी टीम को म्यूजियम के अंदर बंद करने की प्लानिंग शुरू कर दी। इसी केओस के दौरान मोनिका को आर्टूरो के विजन्स आ रहे थे। शायद ये अभी तक शॉक से बाहर नहीं निकली। फिर एक मिनी फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि टोक्यो नायरोबी बेड पर लेटे मरने के बाद वाली जिंदगी की बात कर रहे थे। नायरोबी को आफ्टर लाइफ में बिल्कुल भरोसा नहीं। उसे लगता है कि मरने के बाद बस लोगों की यादें रह जाती हैं और कुछ नहीं। सगास्टा की टीम ने ग्रेनेड्स की मदद से प्रोफेसर की आधी गैंग को चकमा देकर म्यूजियम के अंदर बंद कर दिया। रकेल, रियो, बोनिका और पलेर्मो म्यूजियम के अंदर बंद हो गए। प्रोफेसर के कहने के मुताबिक टोक्यो बाकी सबको लेकर किचन में छुप गई। गांडिया सगास्टा की टीम को लीड करते हुए किचन के दरवाजे पर चला आया और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 की शुरुआत हुई टोक्यो की बैक स्टोरी से। इस फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि एक फेल्ड बैंक हाइस्ट में टोक्यो का बॉयफ्रेंड रेने उसकी आंखों के सामने गार्ड के हाथों मारा गया। यह देखकर गुस्से में टोक्यो ने उस गार्ड को भी मार दिया। बट फिर पुलिस के वहां आते ही ना चाहते हुए भी टोक्यो रेने की बॉडी को वहीं सड़क पर छोड़कर भाग गई। रेने को हमेशा से ही बैंक हाइस्ट रिस्की लगते थे। वो इस हाइस्ट पर सिर्फ टोक्यो की वजह से आया था। तो अब टोक्यो खुद को रेने की मौत का जिम्मेदार मानकर जबरदस्त ग्रीफ में चली गई। इस फेल्ड हाइस्ट की न्यूज को देख बर्लिन टोक्यो के सर्वाइवल स्किल से काफी इंप्रेस हुआ और फिर बर्लिन के कहने पर प्रोफेसर ने टोक्यो को उनकी गैंग का हिस्सा बना लिया। माना कि वह हाइस्ट फेल हो गई, बट बर्लिन को लगता है कि टोक्यो जैसी क्वीन सर्वाइवर उनकी गैंग के बहुत काम आ सकती है। टोक्यो अपने बॉयफ्रेंड की मौत को दिमाग से निकालने हमेशा भागती रही और आज तक नहीं रुकी। बैक टू द प्रेजेंट टाइम। इस मेटल डोर ने प्रोफेसर की टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक साइड टोक्यो, मनीला और डेनवर आर्मी के साथ किचन में फंसे थे, तो दूसरी साइड बाकी की गैंग दरवाजे को तोड़ने में लगी थी ताकि वो किचन में फंसे साथियों की मदद कर सके। आर्मी से बचने डेनवर और मनीला ने किचन के दरवाजे को कास्ट मेटल से बने मजबूत स्टोव टॉप से कवर कर दिया। लकीली ये स्टोव टॉप एकदम परफेक्ट साइज का था। किचन के बाहर गांडिया और सगास्टा के बीच प्लानिंग को लेकर बहस चालू हो गई। सगास्टा पैंट्री की दीवार में बम लगाकर किचन में घुसना चाहता था, पर गांडिया को लगता है कि उसमें काफी टाइम लगेगा। एक बार प्रोफेसर की दूसरी टीम म्यूजियम के दरवाजे को तोड़कर बाहर आ गई तो इनका काम खत्म। स्टोव टॉप में लगे बड़े बड़े होल्स की मदद से टोक्यो इनकी सारी बातें सुन रही थी। टोक्यो ने इस बहस का फायदा उठाते हुए गांडिया को चिढ़ाना शुरू कर दिया। गांडिया की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी फैमिली, तो टोक्यो ने उसकी फैमिली के जरिए गांडिया को गुस्सा दिलाया। गुस्से में कंट्रोल खोकर सगास्टा के मना करने के बावजूद भी गांडिया ने किचन के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया, बट फिर टोक्यो ने ओलंपिक डाइव मारकर उस ग्रेनेड को वापस सगास्टा की टीम के ऊपर फेंक दिया। धमाके में इनका एक टीम मेंबर मारा गया। यह देखकर सगास्टा ने गांडिया को फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दी। बाहर आर्मी के कुछ स्नाइपर्स कॉन्स्टेंटली पैंट्री पर निशाना साधे थे। मेटल दरवाजे के उस पर रियो समझ गया कि म्यूजियम की सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने में काफी टाइम जाएगा। समय रहते बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, दरवाजे को काट देना। बट प्रॉब्लम यह था कि इनके पास इतने मोटे मेटल के दरवाजे को काटने ज्यादा लेंसेज नहीं थे। जब स्मेल्टर्स की टीम दरवाजे को काटने में लगी थी तब रियो जैक हैमर की मदद से किचन के नीचे होल बनाने लग गया।
फिर एक और फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि टोक्यो प्रोफेसर की टीम की सबसे पहली रिक्रूट थी और टोक्यो की फेवरेट सिटी भी टोक्यो थी। ट्रेनिंग पीरियड के दौरान रियो से मिलते ही टोक्यो को लव एट फर्स्ट साइट हो गया, इंडिकेटिंग कि इस दिन से टोक्यो की नई जिंदगी शुरू हो गई। हेलसिंकी की मरहम पट्टी करते वक्त मोनिका को फिर से आर्टूरो के विजन्स आने लगे। विजन से छुटकारा पाने मोनिका दूसरे रूम में जाकर खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाकर धुत हो गई। इतने टेंस माहौल में भी मनीला डेनवर को पटाने में लगी थी। इसे लगता है कि मोनिका डेनवर के लिए सही लड़की नहीं है, वो ये आम लोगों वाली फैमिली लाइफ के लिए नहीं बना। पर डेनवर ने इसे बताया कि वो मोनिका के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। प्रोफेसर से बात करते वक्त रकेल को बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। प्रोफेसर ने सबको खुशखबरी दी कि सियारा को बेबी गर्ल हुई है और फिर सारे बाकी टेंशन छोड़कर बच्ची के लिए नाम सोचने लग गए। फाइनली सियारा ने नाम सिलेक्ट कर लिया, विक्टोरिया। फिर विक्टोरिया को मार्शियल के हाथों में थमाकर सियारा टॉयलेट में चली गई और अंदर पड़े नुकीले प्लायर को अपने आस्तीन में छुपा लिया। ये नहीं सुधरने वाली। उधर सेगास्टे की टीम एक्सप्लोजिव्स लगाने पैंट्री की वॉल में ड्रिलिंग करने लग गए। ड्रिल की आवाज़ सुनकर टोक्यो पैंट्री में चली गई और होल्स के थ्रू सेगास्टे के टीम मेंबर्स को शूट कर दिया। जैसे ही सेगास्टे को पता चला कि टोक्यो पैंट्री में है, उसने बाहर खड़े स्नाइपर्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दिया। फायरिंग में टोक्यो बुरी तरह घायल हो गई। टोक्यो को स्नाइपर्स की 5 गोलियां लगी थी। गोली खाते ही टोक्यो फिर से फ्लैशबैक टाइम में चली गई, जहां हमने देखा कि रेने टोक्यो और उसकी मां को अच्छी जिंदगी देने ही बैंक लूटने के लिए तैयार हुआ था। डेनवर किसी तरह टोक्यो को घसीटते हुए पैंट्री से बाहर ले आया। इसी मौके का फायदा उठाकर सेगास्टे की टीम ने इन पर हमला कर दिया। टोक्यो ने डेनवर को बताया कि वो अब भी बंदूक चला सकती है। डेनवर ने फटाफट ट्रेंच बनाकर टोक्यो को उसके पीछे बिठा दिया। दरवाजे के उस पार पलेर्मो और बोगोटा के पास बचा आखिरी लेंस भी खत्म हो गया। मतलब अब इन्हें दरवाजे को फोर्स से तोड़ना होगा। रियो को भी नीचे ड्रिलिंग करने में काफी परेशानियां आ रही थी कि तभी नशे की हालत में धुत मोनिका को पास की दीवार से आवाजें आने लगी। जाके चेक करने के बाद मोनिका को पता चला कि वहां पर किचन को कनेक्ट करने वाली पैंट्री लिफ्ट या डंप वेटर शाफ्ट है, जिसकी मदद से वो किचन से बाहर निकल सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली किचन से नीचे आने इन्हें 6 फ्लोर का डिस्टेंस कवर करना होगा। टोक्यो उसकी करंट कंडीशन में रस्सी पकड़ नहीं सकती। टोक्यो ने डेनवर और मनीला को किसी तरह समझाया कि तुम दोनों लिफ्ट से नीचे जाकर मेरे लिए गद्दे डाल देना। फिर टोक्यो शाफ्ट से सीधा नीचे गद्दों पर कूदेगी। पर डेनवर जानता था कि टोक्यो बस ये उन्हें यहाँ से सुरक्षित भगाने के लिए बोल रही थी। एनीवेज, डेनवर और मनीला लिफ्ट से नीचे जाकर टोक्यो के लिए लैंडिंग पैड बनाने लग गए। रियो ने किसी तरह नीचे से छोटा सा होल करके टोक्यो से हाथ मिलाया कि तभी सेगास्टे की टीम धमाका करके किचन के अंदर घुस गई। और फिर प्रोफेसर की सारी टीम समझ गई कि अब वो चाहे कुछ भी कर ले, टोक्यो को नहीं बचा सकते। रियो को फाइनल गुड बाय बोलकर टोक्यो ने सेगास्टे की आर्मी पर हमला कर दिया। हमले में टोक्यो और बुरी तरह से घायल होकर गिर गई। टोक्यो का फुल लेंथ फाइनल करने गांडिया ने उस पर बंदूक तान दी, बट तभी टोक्यो ने मुस्कुराते हुए गांडिया को अपना हाथ दिखाया। गिरने से पहले टोक्यो ने वेस्ट पर लगे सारे ग्रेनेड्स के पिन निकाल लिए थे और फिर होता है जबरदस्त धमाका। धमाके में टोक्यो तो पक्का मर गई, बट होपफुली जाते जाते वो गांडिया और सेगास्टे की मैक्सिमम टीम मेंबर्स को भी अपने साथ ले गई। ऑडियंस के साथ साथ प्रोफेसर की सारी टीम टोक्यो की मौत के सदमे में चली गई। और यहाँ होता है पार्ट 5 वॉल्यूम 1 खत्म। आई नो कि कुछ लोग बोल रहे होंगे कि अगर मोनिका ने मॉर्फिन नहीं लिया होता तो शायद आज टोक्यो जिंदा होती, बट मोनिका उस रूम में गई ही थी मॉर्फिन लेने के लिए। अगर वो उस रूम में नहीं जाती तो उसे कभी उस डंप वेटर के बारे में पता नहीं चलता। मुझे लगा था कि प्रोफेसर की टीम म्यूजियम के दरवाजे को ओपन करने राफेल की मदद लेगी, उसे कॉल वगैरह लगा के। वो उसके कैरेक्टर आर्क के लिए परफेक्ट होता। माना कि डेनवर भी एक अच्छा हैकर है, बट राफेल ने वाइकिंग म्यूजियम का सिस्टम 3 मिनट्स के अंदर हैक किया था। रियो को दरवाजा खोलने 1 घंटे का समय चाहिए था। हाँ, बैंक ऑफ स्पेन का सिस्टम शायद थोड़ा ज्यादा सिक्योर होगा, बट फिर भी राफेल के लिए ये परफेक्ट एंट्री होती। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।